मेरा नाम विनय है। आज मैं बहुत खुश था कि मेरी पसंद की शादी हुई थी। मैंने प्रीति को एक शादी में देखा था। मैं पहली नज़र में ही उससे मोहब्बत कर बैठा था। वह इस कदर हसीन थी कि मैंने फ़ौरन उसके घर रिश्ता भेज दिया और आगे से हाँ भी हो गया, क्योंकि मेरी अच्छी नौकरी थी और मेरे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। इसलिए लड़की वालों ने तुरंत हाँ कर दिया। 3 महीने के इंतज़ार के बाद आज मेरा प्रीति से शादी होने वाला था। हमारी शादी बड़ी धूमधाम से हुई। प्रीति विदा होकर मेरे घर में आ चुकी थी। 3 महीने तक मैं उसका सपना देखता रहा। ये 3 महीने मेरे लिए 3 साल के बराबर था। जब से मेरा उसके साथ रिश्ता तय हुआ था, मेरी मोहब्बत दिन ब दिन परवान चढ़ता गया। वो 21 साल की बेहद हसीन लड़की थी। मेरी उम्र 28 साल थी और मैं भी खूबसूरत नौजवान था। प्रीति को शादी में लोगों ने देखा, सब ने कहा कि बहुत खूबसूरत लड़की है। इन दोनों की जोड़ी तो ऐसा लगता है जैसे चांद और सूरज की जोड़ी हो। मैंने प्रीति के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं लगाया कि वह कैसी लड़की है। मैं बस उसके हुस्न पर फिदा हो गया था। उसे जब से देखा था मैं बेचैन हो गया था। खैर, फाइनली अब मेरी शादी प्रीति से हो चुकी थी। आज मेरी सुहागरात थी। मैं सुहागरात के लिए जैसे ही कमरे में गया तो मैंने देखा कि प्रीति घूंघट डालकर बैठी हुई थी। इस दिन के लिए मैं कब से इंतज़ार कर रहा था। मैंने आहिस्ता आहिस्ता कदम उसकी तरफ बढ़ाया और उसके पास आकर बैठ गया। मैंने महसूस किया कि उसके हाथ कांप रहे थे। यकीनन वह बहुत घबराई हुई थी। मेरे चेहरे पर ना जाने क्यों मुस्कुराहट आ गई। प्रीति का ऐसा डरना और शर्माना मुझे और भी बेचैन कर रहा था। मैंने उसके हाथों को थाम लिया, लेकिन मैंने जैसे ही उसके हाथों को थामा, उसने फौरन अपने हाथों को मुझसे छुड़ाकर पीछे कर लिया। मुझे उसकी इस हरकत पर भी हंसी आ गई। मैं समझ गया था कि वो एक बहुत ही शर्मीली लड़की है। मुझे शर्मीली लड़कियां अच्छी लगती थी, शायद इसलिए मुझे प्रीति भी अच्छी लगी थी। मैंने उससे कहा कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें बहुत प्यार से रखूँगा। तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। मैंने उसका घूंघट उठाया। वह बेहद हसीन लग रही थी। ऐसा लग रहा था आसमान से कोई परी उतरकर मेरे कमरे में आ गई हो। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझ रहा था। मैंने उसकी दिल खोल कर तारीफ़ें की, लेकिन उसके चेहरे पर ज़रा भी मुस्कुराहट नहीं आया। तो मैं थोड़ा सा परेशान हो गया, क्योंकि कोई भी लड़की अपने पति के मुंह से तारीफ़ सुनने तो वह बहुत खुश होती है। कोई भी पत्नी अपने पति के मुंह से तारीफ सुनना चाहती है, और मैं तो दिल खोलकर तारीफ कर रहा था। मैं मानता हूँ कि प्रीति बहुत शर्मीली थी, लेकिन मेरी तारीफ करने पर वह मुस्कुरा तो सकती थी, मगर वो तो बिल्कुल ही नहीं मुस्कुरा रही थी। बस खामोशी के साथ अपनी नज़रें झुकाकर बैठी हुई थी। खैर, मैंने उसके चेहरे को अपने हाथों से हल्का सा ऊपर उठाया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसका इस तरह से आंखें बंद करना मुझसे रहा नहीं गया। मैं धीरे धीरे उसके बेहद करीब चला गया। मैंने जैसे ही उसके करीब होने की कोशिश की तो वह बिदक कर पीछे हट गई और एकदम से उसने अपना पेट पकड़ लिया और कहने लगी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है जो मेरी बर्दाश्त से बाहर है। उसकी बात सुनकर मैं परेशान हो गया। थोड़ी देर पहले मैं बहुत खुश हो रहा था, अब उसकी ऐसी हरकतों पर मुझे शक होने लगा। मुझे लग रहा था कि उसे कोई दर्द नहीं है, वो बहाना बना रही है ताकि मैं उसके करीब न जाऊं। मैंने उससे कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें दवाई दे देता हूं। मैं कमरे से बाहर निकल गया। सोच रहा था कि घर वालों से क्या कहूं कि मेरी पत्नी के पेट में दर्द है, इसलिए उसे टैबलेट चाहिए। ये बातें सोचते हुए मुझे ना जाने क्यों बहुत अजीब महसूस हो रहा था। सब घर वाले सो चुके थे। लाउंज पूरा सन्नाटा था। मैंने लाउंज में दवाई तलाश करनी शुरू कर दी, जो कि मुझे मिल भी गई। दवाई लेकर पलटने ही लगा था कि मेरे कज़न ने मुझे वहाँ पर देख लिया, जो कि मेरे मामा का बेटा था। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहने लगा, क्या बात है? वह मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाकर बोला, सब ठीक तो है ना? मैंने कहा, हाँ सब ठीक है। मेरी पत्नी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसी वजह से मैं उसके लिए दवाई लेने आया था। आगे से मेरे कज़न ने कहा कि लड़कियां तो शादी की पहली रात इस किस्म के बहाने करती ही हैं, खासकर ऐसी लड़कियां जिन्हें अपना पति पसंद नहीं होता। अगर लड़कियों को अपने पसंद की शादी ना हो तो ऐसी लड़कियां अक्सर अपने पति के पास आने से ऐसे ही बीमारी का बहाना करती हैं। यकीनन तुम्हारी पत्नी भी इसी वजह से बीमारी का बहाना कर रही है। शायद उसे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम ही सोचो, अगर वो शादी से खुश होती तो तुम्हें इस वक्त कमरे से बाहर ना निकलना पड़ता। अरे वाह, तो तुम्हें एक पल के लिए भी निकलने नहीं देती। मेरे कज़िन की बातों ने तो मेरे अंदर जैसे आग लगा दी थी। मुझे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन मैं शादी वाले घर का माहौल ख़राब नहीं करना चाहता था। थोड़ी देर पहले जो मैं सोच रहा था कि शायद वाकई मेरी पत्नी को पेट में दर्द होगा, लेकिन अब मेरे कज़न की बातें सुनकर मुझे महसूस हो रहा था कि शायद वो सच बोल रहा है। क्या प्रीति सच में शादी से खुश नहीं है?
अगर वह खुश नहीं है तो फिर उसने शादी के लिए हामी क्यों भरी थी? जहाँ तक मुझे पता है कि उसके घर वालों ने उसकी रजामंदी से ये रिश्ता तय किया था। फिर मुझे एहसास हुआ, हो सकता है मेरा भाई मुझसे मजाक कर रहा हो, वह मुझे चिढ़ा रहा हो। मैंने अपने सर को झटका। फिर मुझे याद आया कि हो सकता है मेरी शादी जल्दी हो गई तो उसे मुझसे जलन हो रही होगी, या चाहता होगा कि हम दोनों पति पत्नी में लड़ाई हो जाए, इसलिए वह मेरे दिमाग में ऐसी ऐसी बातें डाल दे रहा था। मुझे याद आया कि मेरे मामा का बेटा जो मुझसे इस किस्म की अजीबोगरीब बातें कर रहा था, इसको खुद शादी का बहुत शौक था और इसको कोई लड़की नहीं मिल रही थी। मुझे समझ आ गया था कि उसने जानबूझकर ऐसा किया होगा। खैर, मैंने जैसे ही अपने कमरे का दरवाजा खोला, सामने प्रीति को देखा तो वह अपने पेट बहुत जोर से पकड़कर बैठी हुई थी और उसकी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। मैं फौरन उसके पास गया, उसे दवा दी और पानी पिलाया। मैंने उसे कहा कि थोड़ा आराम कर लो, तुम्हें अच्छा महसूस होगा। वह मेरी पत्नी थी, उसको ऐसे दर्द में तड़पता हुआ देखकर मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी थी। आधा घंटा मैंने उसके पेट दर्द कम होने का इंतजार किया। इस दौरान मैं उससे बात करना चाहता था, लेकिन वह बिल्कुल भी बात करने के मूड में नहीं थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि उसे बहुत तकलीफ हो रही है और वह कुछ सुनना नहीं चाहती और कुछ भी बोलना नहीं चाहती। खैर, मायूस होकर मैंने मोबाइल पर गेम खेलना शुरू कर दी। काफ़ी देर तक मैं मोबाइल पर गेम खेलता रहा। फिर मोबाइल से सर उठाकर देखा तो प्रीति सो चुकी थी। मुझे बहुत ज़्यादा मायूसी हुई थी। रात के लिए तो मैंने बहुत ज़्यादा सपने सजाए थे कि मुझे मेरी मोहब्बत मिल जाएगी, मैं प्रीति के साथ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करूँगा, उससे खूब सारी बातें करेंगे, एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करेंगे। लेकिन मैं ना तो खुलकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर पाया था और ना उसके करीब जा पाया। मुझे नींद नहीं आ रही थी, मेरी नज़रें प्रीति की तरफ ही जा रहे थे। वह सोते हुए बहुत खूबसूरत लग रही थी। मुझसे रहा नहीं गया, मेरे जज्बात बाहर आ रहे थे। मैं प्रीति के बाजू को पकड़कर हिलाया और बोला, प्रीति अब तुम्हारा दर्द कैसा है? मैं बहाने से उसको उठाना चाह रहा था। मेरी आवाज़ लगाने पर वो आधी नींद में थी। उसने सिर्फ इतना कहा कि उसे बहुत दर्द हो रहा है, उसे सोना है। मायूस होकर मैं भी सो गया। और क्या करता, सुबह जब मैं उठा तो वो नॉर्मल थी और मैं भी नॉर्मल था। शादी की पहली रात इस तरह से गुजारने का अफसोस तो मुझे बहुत था, लेकिन मैंने अपने आप को समझाया और तसल्ली दी कि ठीक है, बेचारी की तबीयत ठीक नहीं थी तो कोई बात नहीं। सुबह मुझे वो ठीक लगी तो मैंने उससे अपनी मोहब्बत का खुलकर इजहार किया। उसे बताया कि मैं कैसे पहली नज़र में उसका दीवाना हो गया था और उसी वक्त उससे शादी का फैसला कर लिया था। मेरी बातें सुनकर वो खुश हो गई थी। वह अपनी नज़रें झुकाए मुस्कुरा रही थी, शर्मा भी रही थी। उसका यह रवैया देखकर मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे समझ आ गया था कि रात में वाकई उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन जैसे ही मैं उसके करीब होने लगा, उसने फिर से अपना पेट पकड़ लिया, कहा कि मुझे दर्द शुरू हो चुका है। उसकी यह बात सुनकर मुझे अजीब सा महसूस हुआ। अभी थोड़ी देर पहले तक तो वो बिल्कुल ठीक थी, उसे अचानक से कैसे दर्द शुरू हो सकता था? मैं उसे डॉक्टर के पास भी नहीं लेकर जा सकता था। लोग क्या सोचेंगे कि शादी के पहले ही दिन पत्नी को डॉक्टर के पास लेकर गया है। हमारे यहाँ इस किस्म की बातों को बहुत अजीब मनहूसियत समझा जाता था कि शादी की पहली सुबह ही पत्नी को किसी हकीम या डॉक्टर के पास लेकर जाया जाए। इन बातों को लोग गलत राय दे देते थे। मैं जानता था कि उसको तकलीफ है, लेकिन अगर मैं उसको लेकर गया डॉक्टर के पास तो लोग बातें करना शुरू कर देंगे। एक तो मेरे रिश्तेदार का माहौल ऐसा था कि आपस में ही लोग एक दूसरे से जलते रहते थे और ऐसे में प्रीति को डॉक्टर के पास लेकर जाना सही नहीं था। मैंने शादी पर बहुत पैसा लगा दिया था और बहुत धूमधाम से शादी की थी। हम लोग कोई इतने ज़्यादा अमीर नहीं थे, लेकिन अपनी हैसियत के मुताबिक ज़्यादा खर्चा किया था। रिश्तेदार के बाकी लोग इतना खर्चा नहीं करते थे, कंजूसी करते थे। शादी में पहले ही इतने खर्च देखकर रिश्तेदार सबके मुंह बने हुए थे। आपस में बातें भी कर रहे थे कि शादी में इतने पैसे खर्च करने की क्या ज़रूरत थी। और ऐसी हालात में अपनी पत्नी को शादी के पहले ही सुबह में डॉक्टर के पास लेकर जाता या डॉक्टर को घर लेकर आता तो मामला कहाँ से कहाँ पहुँच सकता था, मुझे उसका अंदाज़ा था। खैर, मैंने प्रीति से कहा कि तुम आराम करो। वह बेड में जाकर लेट गई। मैंने कमरे की लाइट ऑफ कर दी और बाहर चला आया। सब घर वालों ने और दूसरे रिश्तेदारों ने, जो कि शादी के सिलसिले में मेरे घर पर ही थे, और सभी उठे हुए थे। उन्होंने मेरी उतरी हुई शक्ल देखकर बहुत कुछ अंदाज़ा लगा लिया था। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा था, लेकिन उनकी नज़रें मुझसे बहुत कुछ कह रही थी। मैं अपनी उदासी और मायूसी को दूर करने की बहुत कोशिश कर रहा था। ऊपर ऊपर से मैं दिखावा कर रहा था कि मैं खुश हूँ, लेकिन मेरे दिल का हाल शायद मेरी आंखों से लोगों को पता चल रहा था। खैर, थोड़ी देर के बाद मैं वापस अपने कमरे में आया तो देखा प्रीति बिस्तर पर नहीं थी। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी, शायद वो नहा रही थी। लेकिन जब मेरी नज़र बेड के चादर पर पड़े तो मेरे कदम तले ज़मीन खिसक गई। ऐसा मंजर मैं सोच भी नहीं सकता था। सफ़ेद रंग की चादर जिस पर लाल रंग के धब्बे लगे हुए थे मुझे कुछ और ही कहानी सुना रही थी। ये सब क्या हो रहा था मुझे मालूम नहीं था। थोड़ी देर बाद प्रीति वॉशरूम से नहा कर निकली तो मेरा तो गुस्से से बुरा हाल था। मैंने उसे इन धब्बों के बारे में सवाल किया तो वह परेशान हो गई। ऐसा महसूस
अफसोस हो रहा था कि उसने खुद ये धब्बे नोटिस नहीं किया था और नहाने चली गई थी। वह हक्का बक्का होकर चादर को देखने लगी और मेरा गुस्से से बुरा हाल था। मैंने उससे बहुत सवाल किया लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैंने कहा कि मुझे जल्दी जवाब चाहिए, यह सब क्या है, वरना मैं अभी इसी वक्त तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। मेरी यह धमकी सुनकर तो वो और ज्यादा परेशान हो गई। मेरे करीब आकर मेरे होठों पर अपना हाथ रख दिया, मुझसे मिन्नतें करने लगी कि मैं उसे डिवोर्स ना दूं। मैंने कहा तो फिर मुझे बताओ कि इन धब्बों की वजह क्या है। उसने मुझसे कहा कि आप मुझे 3 महीने का वक्त दो, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, लेकिन 3 महीने पहले मैं ये राज आपको सामने नहीं खोल सकती, वरना बहुत कुछ बुरा हो जाएगा। उसकी बात सुनकर मुझे उस पर यकीन नहीं आ रहा था। मुझे लगा वो बिना वजह बहाने बना रही है। मैंने उससे कहा, मुझे अभी इसी वक्त इन सारे सवालों का जवाब चाहिए। तुमने रात में भी मुझे करीब नहीं आने दिया, सुबह भी तुम्हारा रवैया मेरे साथ अच्छा नहीं था, और अब ये धब्बे। मैंने तुमसे मोहब्बत की शादी की थी और मोहब्बत में इस कदर अंधा हो गया था कि तुम्हारे बारे में किसी किस्म की छानबीन तक मैंने नहीं करवाई। लेकिन अब ना जाने क्यों तुम्हारा किरदार अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है मैंने तुमसे शादी करके गलती की है। आखिर ऐसा भी क्या राज है तुम्हारे पास जो 3 महीने से पहले मुझे नहीं बताया जा सकता। मैं गुस्से से बोल रहा था लेकिन हल्की आवाज में, ताकि मेरी आवाज कमरे से बाहर ना जाए। अगर आवाज कमरे से बाहर चली जाती तो इसमें मेरी ही बदनामी होगी। ये सब सुनकर लोग खुश हो जाएंगे कि मेरी शादी की शुरुआत ही खराब हो गई है। मेरे हालात जैसे भी थे, लेकिन मैं अपने हालातों के बारे में लोगों को बताकर खुश नहीं करना चाहता था। मैं उन लोगों में से था जो अपना राज दूसरों को मरकर भी नहीं बताते हैं, खासकर उनको जो हमारी खुशियों के दुश्मन हैं। मेरा गुस्सा देखकर प्रीति काफ़ी परेशान हो गई। देखते ही देखते वो रोने लगी। डर से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसको रोता देखकर मेरे दिल को झटका सा लगा। जो भी था, आखिर को वो मेरी मोहब्बत थी। उसे रोता हुआ देखकर मैं भला कैसे सुकून में रह सकता था। मैंने उसे रोना बंद करने को कहा, उसे बेड पर बिठाया। कमरे का दरवाजा नहीं खुला था, इस बात से हम दोनों ही अनजान थे। मैंने जब प्रीति को बेड पर बिठाया तो रोते हुए मेरे सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, मिन्नतें करने लगी, प्लीज़ यह बात किसी को मत बताना, मेरा ये राज राज ही रखना। मेरी इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है, प्लीज़ मेरी बात को समझो। कोई भी गलत कदम उठाकर अपनी और मेरी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। प्रीति रोते हुए यह सब बातें कहती जा रही थी कि तभी अचानक से किसी की आवाज़ आई, जिसे सुनकर मैं झट से पीछे मुड़ा। प्रीति भी बौखलाकर सामने देखने लगी। उसने जल्दी से अपना चेहरा साफ किया। दरवाजे के बीचों बीच मेरा वही कज़न खड़ा था और अजीब नज़रों से हम दोनों को देख रहा था। तभी वो गुस्से से आगे बढ़ा और बोला कि क्या हुआ है भाभी, क्यों रो रही हो? क्या विनय ने तुम्हें कुछ कहा? मुझे बताओ, मैं अभी के अभी जाकर सबको बताता हूँ। अपने कज़न का ऐसा लहजा देखकर मैं घूर कर उसको देखने लगा। प्रीति मुझे देखने लगी और उसने नज़रें झुका ली। मैंने फ़ौरन बात संभालते हुए कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल तुम्हारी भाभी को अपने घर वाले याद आ रहे थे, इसलिए रो रही थी, मगर मैंने समझा दिया है, अब वो ठीक है। मुझे उस पल अपने कज़न पर बहुत गुस्सा आया था। आखिर वह होता कौन है मेरी पत्नी से ऐसे बात करने वाला? ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी पत्नी से पहली बार नहीं मिल रहा, वह उसे कब से जानता हो। और मैंने एक चीज़ और भी गौर की थी। जब मेरा कज़न ने ऐसा कहा था कि मुझे बताओ, इसने कुछ कहा क्या तुम्हें, तो मेरी पत्नी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी। मुझे यह सब देखकर बहुत हैरानी हुई। मुझे मेरा कज़न अब बहुत ही अजीब लगने लगा। मुझे उससे अब चिढ़ होने लगा। वो बार बार मेरी पत्नी को बहाने बहाने से देखता। दिन भर में वह कई बार मेरे कमरे के चक्कर लगा लेता था और मेरी पत्नी से हंसी मजाक करता था। मेरी पत्नी भी उससे बहुत हंसकर बातें करती थी, मगर इसके बावजूद मैं मुस्कुराता रहा। मुझे रिश्तेदार वालों में बातें नहीं बनवाने थे। शादी के फंक्शन खत्म होने के बाद सभी रिश्तेदार घर जा रहे थे। प्रीति सबसे मिलकर कमरे में जा चुकी थी। तभी मेरी मौसी ने मुझे कहा, विनय, प्रीति को कमरे से बाहर बुलाना। मैंने कहा, ठीक है मौसी, बुलाता हूँ। मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ा कि तभी आधे खुले दरवाजे से वो मंजर देखकर मेरे कदम आगे बढ़ने से वहीं रुक गए। मेरे कमरे में मेरा छोटा भाई खड़ा था, जो मेरी पत्नी के बालों में हाथ फेर रहा था। यह देखकर मैं हैरान हो गया। मेरी मोहब्बत, मेरी पत्नी मेरे भाई के साथ इतने करीब खड़ी थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने कदम पीछे ले लूं या फिर कमरे के अंदर चला जाऊं। मैं इन्हीं सोचों में था कि मेरे छोटे भाई ने मुझे देख लिया और वह बातें बनाकर कहने लगा, भाई, दरअसल भाभी के बालों में सेफ्टी पिन फंस गई थी, बस वही निकालने में वह हड़बड़ा गया था। यह साफ जाहिर था मेरे जहन को कई सोचों ने शिकंजे में ले लिया। मेरी पत्नी मेरे अलावा हर एक से हंसी खुशी बात कर रही थी। आखिर मुझ में क्या कमी थी? एक बार फिर बिस्तर पर मैंने कुछ ऐसे दाग देखे जिसे देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। क्या मेरी पत्नी का कैरेक्टर ख़राब था? खैर, मेरे मामा की फैमिली जाने ही वाली थी कि तभी मेरा कज़न जाते जाते रुका और फ़ौरन
कुछ याद करते हुए बोला, मेरी घड़ी पता नहीं मैंने कहाँ रख दी, मुझे याद नहीं आ रहा। तभी उसी पल मेरी पत्नी फौरन बोली कि वो हमारे कमरे में पड़ी है, साइड टेबल पर। मैं अपनी पत्नी की ऐसी हरकतों से पागल हो रहा था। यह लोग मुझे पागल बना रहे थे। क्या मेरी पत्नी मुझे धोखा दे रही थी? क्या उसका संबंध मेरे कज़न से था या फिर मेरे छोटे भाई से? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरा दिमाग अब मेरे बस में नहीं था। मेरा दिल कई टुकड़ों में टूट चुका था। मुझे सभी लोगों से नफरत महसूस हो रही थी। इतनी चाहत से मैंने शादी की थी और शादी के 2 दिन में ही मेरी पत्नी ने मुझे मेरी नज़रों में ही गिरा दिया था। शक्ल से इतनी मासूम और भोली भाली लगने वाली, अंदर से इतनी बुरी थी, मैं सोच भी नहीं सकता था। मगर उससे बढ़कर भी गिला मुझे मेरे कज़न और ख़ुद के मेरे भाई से था। मैं जानता था कि मेरा भाई वीर शुरू से ही लड़कीबाजी में है। वह 1 महीने में 3-4 लड़कियों से संबंध बनाकर छोड़ देता है। मगर मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा न था कि वह घर के अंदर अपनी ही भाभी के साथ ऐसा कुछ कर सकता है। मगर मेरे शक में मेरा कज़न सनी भी था। आखिर उसकी घड़ी मेरे कमरे में क्या कर रहे थे? मैं फ़ौरन से अपने कमरे में गया, बाइक की चाबी ली और घर से बाहर निकल आया। मैं अकेला रहना चाहता था। मेरे सारे सपने चकनाचूर हो चुके थे। ना जाने कब रात हो गई, मुझे पता ही ना चला। मोबाइल पर मम्मी और पापा की बार बार कॉल्स आ रहे थे। आखिर मैं उन्हें क्या बताता कि उनकी नई नवेली बहू किन चक्करों में पड़ चुकी है और मुझे उसकी हरकतों के बारे में पता है। इसलिए मैं घर से बाहर निकल आया हूँ। मैंने कुछ बहाना बनाया और थोड़ी ही देर में घर वापस पहुँचा। मैं उन मर्दों में से नहीं था जो औरत पर जुल्म करके या अपनी मर्दानगी से उसे रंज तकलीफ देकर अपनी बेइज्जती का बदला पूरा करो। मैं घर आया तो मम्मी ने मुझे काफ़ी डांटा कि नई नवेली दुल्हन को छोड़कर कहाँ चले गए थे। मैंने बहाना बनाते हुए कहा, मम्मी वो मेरा दोस्त प्रॉब्लम में फंस गया था, उसको मेरी मदद की ज़रूरत थी इसलिए चला गया था। मम्मी मुझ पर गुस्सा करने लगी, कहने लगी आगे से कहीं जाओ तो कम से कम प्रीति को बता कर जाना। मैंने हाँ में सर हिला दिया। मम्मी ने कहा, चलो ठीक है, हम सब ने खाना खा लिया है, तुम खाना खा लो। मैंने कहा, मम्मी मैं बाहर से ही खाना खाकर आ रहा हूँ। मैंने मम्मी से झूठ बोल दिया क्योंकि मेरा भूख वैसे ही मर चुका था। मम्मी ने कहा, ठीक है जाओ अपने कमरे में, प्रीति तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। वह खाना नहीं खा रही थी लेकिन मैंने जिद किया क्योंकि तुम फ़ोन नहीं उठा रहे थे। पता नहीं तुम कब आते घर, इसलिए मैंने उसे कहा कि वह खाना खा ले। मैंने कहा, ठीक किया आपने। इतना कहकर मैंने अपने कदम अपने कमरे की तरफ बढ़ाया। आज मुझे हर हाल में अपनी पत्नी से पूछना था कि वह ऐसा क्यों कर रही है। अगर उसे मैं नहीं पसंद था तो उसने मुझसे शादी क्यों की? अगर उसकी ज़िंदगी में कोई और था तो उसे मुझसे शादी नहीं करना चाहिए था। मैंने जब दरवाज़ा खोला तो कमरे में अंधेरा था। मैंने कमरे की लाइट जलाई तो देखा प्रीति बेड में खुद को कंबल से लपेटे हुए सो रही है। ऐसा देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे आज हर हाल में प्रीति से हर बात क्लियर करना था। मैंने गुस्से से कंबल को खींचकर हटाया तो जो मैंने सामने देखा उसे देखकर मैं हैरान हो गया। ये कैसी हरकत थी? यहाँ प्रीति नहीं बल्कि तकिए रखे हुए थे और उस पर कंबल ढका हुआ था। अगर प्रीति यहाँ नहीं थी तो इस वक्त वह कहाँ थी? सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में थे। मैं सोचने लगा कि आखिर इस वक्त प्रीति कहाँ जा सकती है। अचानक से मेरे छोटे भाई वीर का ख्याल आया। ना जाने क्यों अपने आप मेरे कदम मेरे छोटे भाई के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। मैं वीर के कमरे की तरफ बढ़ ही रहा था कि मेरे कानों में कुछ आवाज़ आई और यह आवाज़ किसी और का नहीं प्रीति का था। जब उन आवाज़ों को सुनते सुनते मैं करीब गया तो मेरे कानों ने जो सुना उसे सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। प्रीति फ़ोन पर किसी से बातें कर रही थी और कह रही थी कि विनय को पता नहीं चलेगा। तुम्हें तो पता है कोई भी पति ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर ये राज खुल गया तो मेरी जान पर बन आएगी। कल रात भी बड़ी मुश्किल से बहाने बनाकर मैंने उन्हें खुद से दूर रखा, वरना अगर वो जान जाते तो शायद मैं यहाँ खड़ी ना होती। प्रीति के मुंह से ऐसी बातें सुनना मेरे लिए कोई कहर से कम नहीं था। आगे वह और भी बातें कर रही थी लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं आगे की बातें सुन सकूं। मेरे कान जैसे सुन पड़ गए हो। मेरी सांसें गले में ही अटकने लगी थी। सांस मुझे रुकती महसूस हुई। कितना बड़ा धोखा दे गई थी यह मुझे, मेरा मजाक बनाकर रख दिया था। मैं धीरे धीरे चलता अपने कमरे में आ गया और शांति से बैठ गया। थोड़ी देर बाद प्रीति भी कमरे में आई। मुझे यूं बैठे देखकर ठिठक गई। मैंने बगैर वक्त ज़ाया किए उससे पूछा कि आखिर क्यों तुम मुझसे शादी के लिए तैयार हुई जब तुम किसी और को पसंद करती थी? मुझे जवाब चाहिए तुमसे। मेरी बातों से उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। वह मेरे पास आई और मेरा हाथ पकड़कर बैठ गई। कहने लगी, विनय ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे मोहब्बत करती हूँ, किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। मुझे उसका हर एक लफ्ज़ झूठ लग रहा था। मैंने उसका हाथ झटका और कहा कि झूठ मत बोलो। अगर ऐसा है तो फिर मुझसे दूर जाने के बहाने ढूंढते क्यों रहती हो? मेरी ऐसी बातों पर
प्रीति बिल्कुल खामोश हो गई और कहने लगी, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, मगर उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा पूरे 3 महीने तक। मैं खामोश हो गया। मेरे दिमाग में अब फ़ोन वाली बातें चल रही थी। क्या प्रीति फ़ोन पर मेरा कज़न या मेरा भाई वीर या फिर कोई और? आखिर कौन था जिससे फ़ोन पर प्रीति बातें कर रही थी? आखिर कौन था जिसके कारण प्रीति मुझसे दूर रह रही थी? कोई तो ऐसा था जो प्रीति को बहुत पहले से जानता था, मगर कौन? मैं ये सोच सोचकर अंदर ही अंदर जलने लगा। प्रीति सो चुकी थी, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं था। मैं करवटें बदल बदल कर सोने की कोशिश कर रहा था। बड़ी मुश्किल से मुझे नींद आई। सुबह जब मेरी नींद खुली तो मैं फ्रेश हुआ और बिना किसी से बात किए ऑफिस के लिए निकल गया। मेरा मन बिल्कुल मर चुका था। मुझे ना किसी से बात करने का दिल कर रहा था और ना कुछ खाने को, इसलिए मैं चुपचाप काम के लिए घर से निकल गया। लेकिन एक बात थी, प्रीति घर वालों के सामने मुझे बहुत अच्छे से बात करती थी, मेरा बहुत ख्याल रखती थी, मेरे घर वालों का भी बहुत ख्याल रखती थी। बस रात को ही जब मैं उसके करीब जाने लगता तो वह बहाने बनाने लगती। कभी कहती मेरे सर में दर्द है, कभी कहती मेरे पेट में दर्द है और बहाने बनाकर सो जाती। उसके अंदाज से साफ जाहिर था कि वो जानबूझकर ये सब मुझे खुद से दूर रखने के लिए कर रही है। बंद कमरे में हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल अनजान थे। खैर, आज मुझे ऑफिस में बहुत काम था। मैं अपने कामों में बिजी हो गया। काम करते करते पता ही नहीं चला कब शाम हो गया। मैंने मम्मी को फ़ोन करके बता दिया कि आज मैं घर लेट से आऊँगा, ऑफिस में कुछ काम है मुझे। इतना कहकर मैंने फ़ोन काट दिया और अपने कामों में बिजी हो गया। काम खत्म करने के बाद मैंने सोचा कि अब मुझे घर चलना चाहिए। मैंने वक्त ही नहीं देखा कि क्या टाइम हो रहा है। जब मैंने घड़ी पर एक नज़र डाली तो रात के 11 बज रहे थे। मैं ऑफिस से घर के लिए निकल गया। जब मैं घर पहुंचा तो सीधे अपने कमरे में गया। कमरे की लाइट ऑन था। मैंने चारों तरफ अपनी नज़रें घुमाई तो प्रीति कमरे में कहीं भी नहीं थी। बाथरूम का दरवाज़ा भी खुला हुआ था। मैंने पूरे घर में प्रीति को ढूंढा, मगर वो कहीं नहीं थी। मैंने मम्मी का दरवाज़ा खटखटाया। मम्मी अपने कमरे से बाहर निकली। मैंने कहा, मम्मी प्रीति कहाँ है? मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। मेरी ऐसी बातों पर मम्मी ने मुझे घूर कर देखा। कहने लगी, पागल तो नहीं हो गए हो विनय? तुम अपने साथ ही तो लेकर गए थे प्रीति को सुबह में। मुझे पूछना चाहिए था कि प्रीति कहाँ है, उल्टा तुम मुझसे पूछ रहे हो। मम्मी की ऐसी बातों से मैं हैरान हो गया। मैंने कहा, मैं कब लेकर गया? आज सुबह तो मैंने बिना आप लोगों को बताए जल्दी ही ऑफिस चला गया था। तभी मम्मी कहने लगी, तुमने ही तो वीर को कहा था कि वह प्रीति को लेकर के तुम्हारे पास आए। तुम प्रीति को उसके मायके छोड़ दोगे। मैं हैरानी से मम्मी को देखने लगा। मम्मी के चेहरे पर भी परेशानी थी, मगर जल्दी ही मौके पर बात संभालते हुए मैं बोला कि हाँ, मैंने ही कहा था और उसे उसके माँ के घर भी छोड़ दिया था। दरअसल मुझे काम की टेंशन में याद नहीं रहा। मेरी बात पर मम्मी को कुछ तसल्ली हो गई थी। मैंने कहा, मम्मी आप आराम कीजिए, मैं भी अपने कमरे में जाकर आराम करता हूँ। मम्मी अपने कमरे में चली गई। मैं भी अपने कमरे में आ गया। मुझे इस कदर गुस्सा आ रहा था कि मेरा जिस्म गर्म हो रहा था। मेरे दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आने लगे कि आखिर वीर प्रीति को लेकर कहाँ गया होगा। मैं गुस्से से टेबल पर हाथ मारा तो देखा टेबल पर प्रीति का मोबाइल था। मैंने जल्दी से मोबाइल को उठाया और मोबाइल की गैलरी में घुस गया और ढूंढने लगा कि कुछ तो ऐसा प्रीति के मोबाइल में मिल जाए जिससे मुझे कुछ पता चले, लेकिन गैलरी में ऐसा कुछ भी नहीं था। तभी मुझे उस दिन का कॉल याद आया जिस दिन प्रीति किसी से फ़ोन पर बातें कर रही थी। मैं फ़ौरन कॉल हिस्ट्री में गया और चेक करने लगा। मैंने उस दिन का कॉल हिस्ट्री चेक किया जिस वक्त मैं प्रीति को किसी से बातें करते हुए सुना था। इस वक्त में तो एक ही कोई से किया हुआ दिखा रहा है और यह तो रिया है, प्रीति की सहेली। खैर, मैंने खुद की तसल्ली के लिए रिया के नंबर पर फ़ोन घुमा दिया। जब उधर किसी ने फ़ोन रिसीव किया तो वह किसी लड़की का आवाज़ नहीं था, वह तो किसी मर्दाने का आवाज़ था। और यह आवाज़ ना ही मेरे भाई वीर का था और ना ही मेरे कज़न का था। मैं अपने भाइयों का आवाज़ अच्छे से पहचानता था, या तो कोई और ही था। यह आवाज़ सुनकर तो जैसे मेरे जिस्म से किसी ने जान निकाल ली हो। तभी मेरे ख्याल प्रीति के जीजा जी पर गया। हल्की सी यह आवाज़ प्रीति के जीजा जी के जैसा लग रहा था। मेरा दिमाग अब काम करना बंद कर चुका था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने गुस्से से प्रीति का मोबाइल ज़मीन पर पटक दिया। मोबाइल कई टुकड़ों में टूट चुका था। तभी अचानक से प्रीति कमरे में आई। उसने मुझे गुस्से से देखा तो वह कहने लगी, विनय क्या हो गया है? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? और तुमने मेरा मोबाइल क्यों तोड़ दिया? उसका इतना कहना था कि मैंने उसके गाल पर थप्पड़ मार दिया। वो ज़मीन पर जा गिरी। मैंने उससे साफ लफ्ज़ों में पूछा कि कौन है वो, बताओ, जिसको मिलने तुम आज गई थी। मेरी ऐसी बातों पर वह एक टक मुझे देखने लगी। तभी अचानक से उसे उल्टियाँ आने लगी। वो रोती हुई पेट पर हाथ रखे वॉशरूम में चली गई। उसकी यह हालात मुझे सोचने पर मजबूर कर गया, क्या प्रीति पेट से है? जब वो बाहर आई तो रो रही थी। उसका चेहरा पूरा उतर चुका था। वो रोते हुए कहने लगी, मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मुझ पर ऐसे घिनौने इल्ज़ाम मत लगाओ। मैंने कभी किसी के साथ ऐसा गलत रिश्ता नहीं बनाया और ना बनाऊंगी। आप मुझ पर
एतबार करके तो देखें। इतना कहते कहते वह वहीं ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गई। मुझे उसकी इस हालात पर ज़रा भी रहम नहीं आ रहा था। मेरे दिमाग में उस वक्त तूफान उठा हुआ था। उसने मुझे धोखा दिया। मेरा दिमाग मेरे बस में नहीं था। कोई भी मर्द यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी पत्नी किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली हो। मैंने प्रीति को आज तक नहीं छुआ था और उसे आज उल्टियाँ आ रही थी, चक्कर आ रहे थे। इसका मतलब वह किसी के बच्चे की माँ बनने वाली है। यह सोचकर ही मुझे प्रीति पर घिन आ रही थी। तभी मेरा छोटा भाई कमरे में आया। उसने प्रीति को ज़मीन पर गिरा हुआ देखा तो हड़बड़ा कर उसकी तरफ बढ़ा। मुझसे पूछने लगा कि भाभी को क्या हुआ है, आपने इनके साथ क्या किया है। मैं पहले ही बहुत गुस्से में था और वीर के ऐसे सवालों से मुझे और भी गुस्सा आया। मैंने खींचकर उसे प्रीति से अलग किया और एक जोरदार थप्पड़ वीर को मारा। मैंने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को हाथ लगाने की? अपनी हद में रहो, तुम उसे कैसे छू सकते हो? मैंने कभी ऊंची आवाज़ में अपने छोटे भाई को नहीं डांटा था, लेकिन आज मैं बहुत गुस्से में था। मेरी आवाज़ सुनकर मेरी माँ दौड़कर मेरे कमरे में आई। माँ भी प्रीति को बेहोश देखकर वो मुझसे सवाल करने लगी, मगर मैं उनसे क्या कहता। मैंने कहा, कुछ नहीं माँ, अचानक से प्रीति बेहोश हो गई। चलिए प्रीति को हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। मैं प्रीति को हॉस्पिटल लेकर आ गया। डॉक्टर ने उसका चेकअप शुरू किया। मेरी मम्मी काफ़ी परेशान लग रही थी। रात के 1 बज रहा था। तभी प्रीति की बड़ी बहन अपने पति के साथ हॉस्पिटल आई। उन्हें यहाँ देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। आखिर उन्हें किसने बताया कि हम यहाँ हैं? प्रीति के जीजा जी को देखकर मेरे जिस्म में गुस्से की लहर दौड़ गई। मैंने अपने गुस्से को काबू में किया और मैंने कहा, आप लोग यहाँ? तभी प्रीति के जीजा कहने लगा, हाँ, थोड़ी देर पहले प्रीति का कॉल आया था। मैं उधर से बोलता ही रहा, लेकिन प्रीति ने कोई जवाब नहीं दिया, कुछ भी नहीं कहा। मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया, इसलिए हम उसकी खबर लेने के लिए घर गए तो वहाँ पता चला कि प्रीति को हॉस्पिटल लाया गया है। क्या हुआ है, सब ठीक तो है ना? मैंने कहा, पता नहीं, अचानक से वह बेहोश हो गई थी। तभी एक नर्स बाहर आई और उसने कहा कि प्रीति को होश आ चुका है, हम उससे मिल सकते हैं। सभी लोग प्रीति से मिलने के लिए अंदर चले गए। मैं बाहर ही था क्योंकि मुझे प्रीति को देखने का भी दिल नहीं कर रहा था। वह सबको बताई कि उसे चक्कर आया था और वह गिर गई थी। तभी मैं अंदर चला गया और मैंने सबको बाहर जाने के लिए कहा और मैं प्रीति के सामने डॉक्टर से पूछने लगा, डॉक्टर बताइए प्रीति को क्या हुआ है। मेरे ऐसा पूछने पर प्रीति परेशान होने लगी। उसके माथे पर पसीने आने लगे। डॉक्टर ने कहा कि ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से बेहोश हो गई थी। आप उनके खाने पीने का अच्छे से ख्याल रखें, वो बेहतर हो जाएगी। डॉक्टर के ऐसी जवाब से मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने डॉक्टर से और कुछ पूछना ज़रूरी नहीं समझा। मैंने पूरे रास्ते प्रीति से कुछ भी बात नहीं किया। मैं घर जाकर चुपचाप बेड की दूसरी तरफ मुँह करके सो गया। प्रीति भी सो गई। सुबह हुई तो मैं काम के लिए घर से निकल गया। मैंने प्रीति का हालचाल भी नहीं पूछा। मैं उससे कुछ पूछना ज़रूरी नहीं समझ रहा था। मैं ऑफिस में अपने सर पकड़कर बैठा हुआ था। हो ना हो या मेरे छोटे भाई का ही किया धरा है। मुझे पूरा यकीन है वीर पहले से ही प्रीति को जानता होगा और जब मेरी शादी प्रीति से हुई तो उसे मौका मिल गया प्रीति के करीब आने का। खैर, अब मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। 3 महीने पूरे होने वाले थे। मैं प्रीति को डिवोर्स दे दूंगा। उसके बाद उसकी जहाँ जो मर्जी हो चली जाए। अगर उसकी खुशी मेरे छोटे भाई में है तो उससे ही शादी कर ले। खैर, मैंने अपने सर को झटका और इन सब सोचों से बाहर आया। घर आया तो मेरी पत्नी फ़ोन पर किसी से बातें कर रही थी। मैं उसकी बातें सुनने लगा। वह फ़ोन पर कह रही थी कि वह कल आ जाएगी रिपोर्ट लेने। वह हॉस्पिटल जाने की बातें कर रही थी, किसी रिपोर्ट की बातें कर रही थी। हो ना हो या प्रेगनेंसी का रिपोर्ट होगा। प्रीति ने फ़ोन पर बातें करके रख दी। अब मुझे प्रीति से पहले हॉस्पिटल पहुंचना था और वह रिपोर्ट मुझे लेना था। मैं खाना खाया और मैं सो गया। अब मुझे सुबह होने का इंतज़ार था। सुबह जैसे ही हुआ मैं उठा और फ्रेश होकर अपनी पत्नी से पहले घर से बाहर निकल गया। मैं छुपकर अपनी पत्नी का घर से निकलने का इंतज़ार कर रहा था। मेरी पत्नी जैसे ही घर से बाहर निकली उसने रिक्शा लिया। मैंने भी अपना बाइक स्टार्ट किया और उस रिक्शे का पीछा करने लगा। मेरी पत्नी अस्पताल के अंदर चली गई। मैंने भी अपना बाइक खड़ा किया और मैं भी अस्पताल के अंदर चला गया। मैं अपनी पत्नी का पीछा कर रहा था। मेरी पत्नी एक कमरे में चली गई। मैंने दरवाजे से झांक कर देखा तो वहाँ डॉक्टर बैठी हुई थी और डॉक्टर के सामने मेरी पत्नी बैठी हुई थी और कुछ बातें कर रही थी। मैं जल्दी से रिसेप्शनिस्ट के पास गया और उससे पूछा कि मुझे मेरी पत्नी प्रीति का रिपोर्ट चाहिए। उसने मुझे नर्स के पास भेज दिया। मैं नर्स के पास आया और उसको अपनी पत्नी का नाम बताया। उसने मुझे रिपोर्ट दिया और कहा, आपकी पत्नी अंदर बैठी हुई है, आप यह रिपोर्ट लेकर जाइए और डॉक्टर को दिखा दीजिए, वह आपको समझा देंगे। मैंने वह रिपोर्ट लिया और अस्पताल से निकल गया। घर आकर मैं सीधे अपने कमरे में आया। मैंने वह रिपोर्ट खोला। जैसे ही उस रिपोर्ट को मैंने पढ़ा मेरे कदमों तले ज़मीन खिसक गई। वह रिपोर्ट मेरे हाथ से गिर गया। मैं अपना
सर पकड़कर ज़मीन पर बैठ गया। तभी अचानक से प्रीति कमरे में आई और कहने लगी, तो आप मेरा पीछा करके अस्पताल तक आए, मेरा रिपोर्ट भी लिया, लेकिन इस रिपोर्ट को डॉक्टर के पास लेकर नहीं आए। ऐसा क्यों किया आपने? विनय, मैं बुरी लड़की नहीं हूँ और मैं आपकी कसम खाकर कहती हूँ, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। मैंने आपके अलावा किसी को आंख उठाकर भी नहीं देखा। रही वीर की बात, तो वीर को मेरे बारे में पता चल गया था, इसलिए वह मेरा साथ दे रहा था। मुझे कहीं जाना होता था तो वह लेकर जाता था। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। प्रीति की ऐसी बातें सुनकर मैंने प्रीति को सीने से लगा लिया और कहने लगा, प्रीति, अगर ऐसी बात थी तो तुमने मुझे पहले ही रात क्यों नहीं बताया? तभी प्रीति कहने लगी, मैंने तो आपको कहा था बस 3 महीने का इंतजार कीजिए, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कहा था कि 3 महीने बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। रिश्ते लगने के बाद मुझे इस बीमारी के बारे में पता चला। डॉक्टर ने कहा, जब तक आपके 3 महीने पूरे नहीं हो जाते आप अपने पति को करीब मत आने देना। अगर आपके पति करीब आए और आप प्रेग्नेंट हो गई तो आपको जो बीमारी है वह आपके बच्चे को भी लग जाएगी। इसलिए मैं आपसे बहाने करके दूर रहती थी। मैं आपको बताना चाहती थी, लेकिन मेरी बहन ने मुझे मना किया था, क्योंकि मेरी बहन के साथ बहुत बुरा हो चुका था। मेरी बहन का जीजा जी के साथ दूसरी शादी है। मेरी बहन के पहले पति ने उसे डिवोर्स दे दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसके पेट में रसोली था और उन्होंने पहली रात को अपने पति को बता दिया था, जिसकी वजह से उसने दीदी को डिवोर्स दे दिया और कहा कि यह बीमारी लेकर तुम मेरे पास बस इसी डर से मैंने आपको नहीं बताया कि अगर आपको पता चलेगा कि मुझे इतनी बड़ी बीमारी है तो आप मुझे भी छोड़ देंगे। इसलिए मैंने आपसे कहा था 3 महीने बाद मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगी। मैंने प्रीति के सर को प्यार से सहलाया और कहा, प्रीति, मैं ऐसा नहीं हूँ। अगर तुम मुझे पहले बता देती तो मैं तुम्हारा कैरेक्टर पर कभी शक नहीं करता। क्या करूँ, मर्द होना शक हो ही जाता है। मुझे माफ़ कर दो। प्रीति ने मुझे सच्चे दिल से माफ़ कर दिया। मैंने अपने भाई वीर से भी माफ़ी मांगा, वीर ने भी मुझे माफ़ कर दिया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।